गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर सेकंड मोशन की। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सो देखो आज का हमारा टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज़। सो स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज विच डिपेंड ओनली ऑन मैग्नीट्यूड नॉट ऑन डायरेक्शन। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे या सिर्फ ये नंबर पे डिपेंड करती है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम एंड देयर इज नो नीड टू डायरेक्शन इज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ सिर्फ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की नीड पड़े, देयर इज़ नो नीड टू डायरेक्शन, जहाँ डायरेक्शन की नीड ना हो तो उनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। सो देखो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अब डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना मर्जी मूव कर लो, आप चाहे लेफ़्ट से राइट में मूव करो या राइट से लेफ़्ट में मूव करो, तो आपका डिस्टेंस जो होगा वो सिर्फ ऐड अप होता जाएगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। मान लो आप लेफ़्ट से राइट में 5 मीटर का डिस्टेंस करते हो, फिर राइट से लेफ़्ट में भी 5 मीटर का डिस्टेंस करते हो, तो टोटल डिस्टेंस आपका 10 मीटर हो जाएगा। ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड कर रहा है, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सो एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब की सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा इनकी वैल्यू होगी और ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटीज़ आर डिपेंड ओनली ऑन मैग्नीट्यूड एंड नंबर बट नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ देखो क्या है। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज विच डिपेंड बोथ ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन डायरेक्शन। अब देखो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देता हूँ। हमने एक पॉइंट मानो लिया ए, एक पॉइंट हमने लिया बी। अब ए और बी की बीच की जो दूरी है वो हमने ले ली 5 मीटर। अगर मैं ए से बी तक मूव करूं, फिर बी से ए तक मूव करूं, देखो मैंने दो बार हमने यानी कि हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या लेना है? ए। कि मैं पहले ए से बी तक गया, उसके बाद मैं बी से ए तक आया, तो लास्ट में स्टार्टिंग में मैं ए पॉइंट से गया था और बी से घूमकर मैं दोबारा ए पॉइंट पर आ गया। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस तो लगेगा 10 मीटर। कि जाने में भी 5 मीटर डिस्टेंस लगा, आने में भी 5 मीटर डिस्टेंस लगा, सो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर। तो इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसलिए हम डिस्टेंस की एसआई यूनिट यानी कि जो डिस्टेंस की क्वांटिटी लिखते हैं वो स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं। क्योंकि जब जैसे जैसे आप मूव करोगे ये बस नंबर ऐड अप होता जाता है। जैसे आप ए से बी में गए तो 5 आ गया, फिर बी से ए में गए प्लस और 5 हो गया, फिर ए से बी में गए प्लस और 5 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस साइन नहीं आता। बट अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी के केस में साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम जैसे आपने डिस्टेंस निकाला है, ऐसे ही आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो ए से बी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका +5 मीटर, और जो बी से ए तक आने में डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा -5 मीटर। सो ए से बी तक जाने में +5 लगा, बी से ए तक आने में -5 लगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा 0 मीटर। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। बट डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी था, उसको डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं था।
तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से कौन सी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और कौन सी नहीं करती। जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी उसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। उस केस में अगर डायरेक्शन आप अपोजिट करते हो तो आपका साइन भी चेंज हो जाता है, वो साइन प्लस से माइनस हो जाता है अगर डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़, कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी नीड पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़। इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सीलरेशन की। सो एक्सीलरेशन किसको बोला जाता है? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा, इसको सही कर लेना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सीलरेशन, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसकी स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, बाद में कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये किसका फॉर्मूला होता है? एक्सीलरेशन का। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर से निकले तो आपने अपनी बाइक की स्पीड रखी थी 20 मीटर पर सेकेंड। आप जब जीटी रोड पे आए तो आपने स्पीड कर दी 50 मीटर पर सेकेंड, और आपको जीटी रोड तक आने में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक्सीलरेशन निकालने का, कि जब आप घर से बाहर निकले, अब आपको पता है आपकी गलियों में तो ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, सो आप स्पीड को कम रखते हो, यानी कि उस केस में इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी ली? 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जब आप रोड पे गए तो आपने फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दी? 50 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम लगा? टाइम आपने लिया 10 सेकेंड का। टाइम लिया आपने 10 सेकेंड का। इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी 20 और फाइनल वेलोसिटी थी 50। तो इस केस में अगर मेरे को एक्सीलरेशन निकालना हो तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो और आपको टाइम के बारे में पता हो। तो देखो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, देखो हमने फाइनल वेलोसिटी कितनी रखी? 50 मीटर पर सेकेंड, माइनस में स्टार्टिंग में आपकी बाइक की वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकेंड, और कितना टाइम लिया आपने? वो हो गया 10। सो आप ऊपर का फॉर्मूला देख सकते हो। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो ये बनेगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 30/10, तो एक्सीलरेशन आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। और एक्सीलरेशन के बारे में एक बात याद रखना, अगर आप ये देखो कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़्यादा है और बाद में फाइनल वेलोसिटी आपकी कम है, तो एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव में आता है और उसको नाम दिया जाता है रिटार्डेशन, कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी आपकी कम है, तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होता है? रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। और ये कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी। इस तरह के केस कब होते हैं? मान लो आप कहीं से अपने घर जा रहे हो तो आपने जब आप जीटी रोड पे हो तो आपने इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रखी हुई है, जैसे जैसे आपका घर आता जाता है आप अपनी बाइक की स्पीड को कम करते जाते हो, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी कम आएगी और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो, तो एक्सीलरेशन आता है नेगेटिव में, जिसको नाम देते हैं हम रिटार्डेशन का। देखते हैं चलो थोड़ा सा रिटार्डेशन के बारे में। रिटार्डेशन याद रखना किसको बोलते हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस में आए उसको आप बोलोगे रिटार्डेशन। देखो बेटा यहाँ दे रखी है डेफिनेशन रिटार्डेशन की, सेम है सब कुछ।
एसिलरेशन को ही बोलते हैं रिटार्डेशन। बट अगर एसिलरेशन आपका माइनस में निकल रहा हो तो उस एसिलरेशन को बोलते हैं हम रिटार्डेशन। द रेट ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिटार्डेशन, कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उस केस में जो एसिलरेशन निकलेगा उसको आप नेगेटिव एसिलरेशन भी बोल सकते हो, उसको आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। अब एग्जांपल किसका है कि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, दैट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी तो आपने ज़्यादा ले ली, मान लो फाइनल वेलोसिटी ले ली 50 मीटर पर सेकेंड, और आपने इनिशियल वेलोसिटी ले ली मान लो, और फाइनल वेलोसिटी ले ली 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे एसिलरेशन का v माइनस यू अपॉन टी, तो आप क्या लिखोगे 20 माइनस 50 अपॉन में टाइम। तो इस तरह से आपका एसिलरेशन जो है वो नेगेटिव में आएगा। आप अगर इसको सॉल्व भी करोगे, टाइम की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, प्लस में एसिलरेशन अगर आप निकालते हो कि फाइनल वेलोसिटी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 50 है, तो 20 माइनस 50 ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। सो आपका रिटार्डेशन जो है यहाँ पे आएगा विच इज़ नेगेटिव एसिलरेशन। नेगेटिव एसिलरेशन और रिटार्डेशन कब होते हैं? द रेट ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कि जितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कम करता जा रहा है उसको बोलते हैं, उस रेट को बोलते हैं रिटार्डेशन। आगे देखिए इसके बारे में, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन? समझो इसको ध्यान से। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम। ए काइंड ऑफ मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, कि जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होगा इक्वल टाइम इंटरवल में। मान लो आपने 2 सेकंड में वेलोसिटी आपकी है 4 मीटर पर सेकंड, तो अगले 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी? आप अगर इक्वल चेंज करो उसमें, मान लो 2 सेकंड में है 4 किलोमीटर, अगले टोटल 4 सेकंड में हो जाएगी वो 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप ना इसको स्किप करो। आप अगर मान लो मीटर पर सेकंड का केस ले रहे हो, आपने टाइम ले लिया कि कोई टाइम है आपका 5 सेकंड। 5 सेकंड में आपने वेलोसिटी कवर की 4 मीटर पर सेकंड। अब ना इसमें आपने इक्वल चेंज करना है, तो अगले 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड। उसके अगले 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी? 8 के बाद 12 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स वेलोसिटी में तो 4 का इंक्रीज हो रहा है और टाइम में 5 का इंक्रीज हो रहा है। सो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी का चेंज होना, ये क्या कहलाता है? ये आपको क्या देगा? ये देगा यूनिफॉर्म एसिलरेशन। यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या होता है? ए काइंड ऑफ मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंटरवल का चेंज आना। सो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एसिलरेशन। आगे देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, इक्वेशन से आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा और ग्राफ के बारे में समझते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें आप एक ग्राफ बनाते हो, ए ग्राफ विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, कि जो ग्राफ आपको ये बताए कि कितने टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कि जो ग्राफ आपको ये बताए कि कितने टाइम इंटरवल में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, उस ग्राफ को बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट मीन्स आपने अगर ऐसा ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के जो बीच में से लाइन जाएगी इसको बोलते हैं स्लोप। अब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट की स्पीड को। मान लो आपने डिस्टेंस ले लिया एक्स एक्सिस में, टाइम ले लिया वाई एक्सिस में, तो ये जो आपकी स्लोप वाली लाइन है ये बताएगी स्पीड को।
सो आपका डिस्टेंस कहाँ है, एक्स एक्सिस में। आपका टाइम कहाँ है, जिसको हमने स्मॉल टी लिखा, वो टाइम को शो कर रहा है। टाइम है आपका वाई एक्सिस में, और स्लोप जो है ग्राफ का वो स्पीड को शो कर रहा है। तो हमने स्लोप को दिखाया स्मॉल एस से। यहाँ आगे देखिए, ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपने देखो यहाँ आप लेते हो एक्स एक्सिस में ले रखा है यहाँ पे टाइम को, और वाई एक्सिस में ले रखा है यहाँ पे डिस्टेंस को। सो एक्स एक्सिस में किसको लेते हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस में आप किसको लेते हो, डिस्टेंस को, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ कुछ ना कुछ ये टाइम की वैल्यू भी है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस की वैल्यू भी है कि कितने टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। और डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही क्या बोला जाता है, स्पीड। तो ये स्लोप किसको बता रहा है, ये स्लोप जो है ये हमें बताता है ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, डिस्टेंस को शो किया जाएगा वाई एक्सिस पे और टाइम को दिखाया जाता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ी सी अभी मिस्टेक हुई थी हमसे, बट आपने ये याद रखना है, टाइम को दिखाना है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को दिखाना है वाई एक्सिस पे। सो क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ लिखा हुआ है दिस ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे मूव कर रहा है, यानी कि जितना जितना अगर टाइम का इंटरवल का चेंज होगा उतना उतना ही डिस्टेंस का चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये सीधी लाइन आपको कब मिलती है कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में आपका इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस का चेंज हो तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि डिस्टेंस का चेंज कितना आ रहा है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, और टाइम में कितना चेंज ले रहे हो तुम, 2 सेकेंड, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो इस तरह से टाइम में तो देखो 2 का गैप आ रहा है, इक्वल गैप आ रहा है सब में, और स्पीड में 4 डिस्टेंस में 4 का गैप आ रहा है, वो भी इक्वल अमाउंट में। अगर डिस्टेंस में भी इक्वल अमाउंट में गैप आए और टाइम में भी इक्वल अमाउंट में गैप आए तो उस केस में आपको यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ मिलता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन जाती है बीच में से। आगे आपको देखो क्या दे रखा है, तो इस तरह का ग्राफ कब होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब देखो ये ग्राफ ना थोड़ा सा कर्व हो गया। अब इस कर्व होने का रीज़न क्या है कि देखो टाइम तो यहाँ पे रुक गया, इससे आगे टाइम नहीं जा रहा। टाइम की जो लाइन है वो पूरी एक्स एक्सिस है, बट आपका जो टाइम है वो रुक चुका है यहाँ पे। सो टाइम तो आपका इस पॉइंट पे स्टॉप हो गया, बट स्पीड देखो पूरी अब तक जारी है। स्पीड आपको इतनी हाई मिल रही है और टाइम आपका पहले ही स्टॉप हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि आपको कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा स्पीड मिल रही है। ठीक है, यानी कि आप कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हो तो स्पीड की वैल्यू भी आपकी ज़्यादा आएगी। सो ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये इक्वल अमाउंट में चेंज होने वाली स्पीड नहीं है। ठीक है, या इक्वल अमाउंट में यहाँ पे डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा। सो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा आपका। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, क्योंकि टाइम में तो देखो टाइम तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अगर आप इसको देखते हो ये लाइन सीधी, ये आपको क्या बता रही है, यानी कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट होगा ये वाला, ये पॉइंट आपको दिखाता है टाइम के बारे में भी और डिस्टेंस के बारे में भी। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम हमें डिस्टेंस की ये लाइन मिल रही है और टाइम हमें पहले ही मिल रहा है, यानी कि आपको टाइम में लास्ट वाला पॉइंट नहीं मिल रहा, आपको पहले वाला पॉइंट मिल रहा है। सो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। थोड़ा सा कर्व ग्राफ जो बनता है ये नॉन यूनिफॉर्म का केस होता है कि आप यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो कम टाइम इंटरवल में, कि अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हो कम टाइम इंटरवल में तो वो आपका है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, कि आपने इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया हो। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है वो, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसी तरह से आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं। जैसे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या किया, टाइम को लिया एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को लिया वाई एक्सिस पे। सो यहाँ पे ए ग्राफ विच शोज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, कि जिसमें चेंज दिखाया जाए वेलोसिटी और टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, कि कितने टाइम में आप कितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब
कितने टाइम में कितना कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये ग्राफ बताएगा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आगे देखिए एक बार इसके बारे में, आपको ये ग्राफ बना के भी दिखा रखा है। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। सो स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, जब स्पीड को आप कांस्टेंट रखते हो तो इस तरह का आपका ग्राफ आता है। सो स्पीड टाइम ग्राफ में क्या करना है, आपने वाई एक्सिस में लेना है स्पीड को और एक्स एक्सिस में लेना है टाइम को। तो ये कांस्टेंट स्पीड है, तो ये कांस्टेंट स्पीड कैसे हो सकती है इस बारे में समझिए। जैसे आप ये देख रहे हो इस ग्राफ में, वाई एक्सिस पे आपको एक पॉइंट दे रखा है ए। सब बच्चे ध्यान से देखो, वाई एक्सिस में हमें एक पॉइंट दिया है ए। अब टाइम अगर मान लो यहाँ पे 2 सेकंड लेते हो, 2 सेकंड में भी आपको यही पॉइंट मिला। आगे 4 सेकंड लेते हो, उसमें भी आपको यही पॉइंट मिला। फिर आगे 6 सेकंड लेते हो, उसमें भी आपको यही पॉइंट मिला। दैट मीन्स स्पीड आपको हर बार सेम मिल रही है। टाइम आप जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, आपको स्पीड हर बार सेम मिल रही है। सो अगर कांस्टेंट स्पीड आपको मिलती है अलग अलग टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सो स्पीड तो आपको हर बार एक ही पॉइंट मिल रहा है ना स्पीड का, तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है जिसमें आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन जाती हुई दिखाई देती है। सो ये आपकी जो टाइम एक्सिस है ये एक्स एक्सिस वाली है और इसके पैरेलल में मुझे एक लाइन दिखती है जब अगर कांस्टेंट स्पीड का केस हो। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसा बनेगा और स्पीड टाइम ग्राफ भी ऐसा बनेगा। मैंने आपको बता रखा है ना, अगर आप स्ट्रेट रोड पे मूव करते हो तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाती है अगर आप स्ट्रेट रोड पे किसी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हो। आगे देखिए स्पीड टाइम ग्राफ। सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जैसे आपने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ था डिस्टेंस टाइम के बीच में, यूनिफॉर्म मोशन में भी यही होता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा कि देखो चेंज कहाँ आ रहा है, जितना जितना ये टाइम बढ़ रहा है, ये देखो ध्यान से, जितना आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो उतना उतना ही स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। सो इक्वल पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जिन पॉइंट्स को मिला के आपको ये लाइन मिलेगी। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे आपको इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड मिलेगी। मान लो टाइम हमने स्पीड को डिनोट कर दिया 0 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आपने लिखा, देखो 1 सेकेंड आपको मैं शो कर देता हूँ। मान लो आपने स्पीड ली यहाँ इस पॉइंट पे ओरिजिन पे तो 0 मीटर पर सेकेंड, फिर मिली आपको 4 मीटर पर सेकेंड, फिर मिली आपको 8 मीटर पर सेकेंड, फिर मिली आपको 12 मीटर पर सेकेंड, और जो आपका टाइम है वो हुआ 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला हो गया 0.6 सेकेंड। तो आप इसको अगर मिलाते हो तो देखो अप्रोक्स ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे, ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। आप इसको ना प्रॉपर स्केल से बनाओ और इक्वल डिस्टेंस पे ये लाइन लेके देखो तो आपको ना ये पॉइंट मिलेंगे जिन पॉइंट्स को मीट करके ये सेंटर में स्लोप आप ड्रॉ करोगे, और ये स्लोप बताएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस कि आप इक्वल टाइम ले रहे हो। हमने टाइम लिया 0 के बाद 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, और स्पीड आप ले रहे हो 0 के बाद 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वल इंटरवल का गैप आ रहा है स्पीड में भी, इक्वल इंटरवल का गैप आ रहा है टाइम में भी। तो आपको इस तरह के पॉइंट्स मिलते हैं जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रेटार्डेशन। अब देखो रेटार्डेशन किसको बोलते हैं, अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा हो
एसिलरेशन कब डिक्रीज होता है? अगर वेलोसिटी कम होती जाए, लगातार किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घटती जा रही है, कम होती जा रही है, कि पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, बाद में वो कम, टाइम बढ़ने के साथ साथ वो वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो आपको मिलेगा रिटार्डेशन। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे टाइम, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे देखो सभी बच्चे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, आगे आगे जा रहा है, बट वेलोसिटी देखो ऊपर जाने की बजाय वेलोसिटी नीचे आ रही है, वेलोसिटी में फॉल डाउन हो रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम बढ़ने के साथ साथ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिल रही थी, यहाँ वेलोसिटी और भी कम मिलेगी। सो यहाँ मिनिमम मिल रही है इस पॉइंट पे वेलोसिटी आपको। सो फाइनल वेलोसिटी हमें ज़्यादा मिल रही है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कम मिल रही है। जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस देती है हमें वेलोसिटी की वैल्यू। तो देखो ऊपर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा मिल रही है और इनिशियल वेलोसिटी हमें कम मिल रही है। सो यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऊपर है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको ज़्यादा मिल रही है एंड फाइनल वेलोसिटी आपको कम मिल रही है। सो इस केस में क्या होगा, अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, तो आपका एसिलरेशन क्या बन जाता है, रिटार्डेशन, विच इज़ आल्सो नोन एज नेगेटिव एसिलरेशन। सो नेगेटिव एसिलरेशन इज़ नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एसिलरेशन कब मिलता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। आगे देखिए, ये आपका अभी ग्राफ में ही आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ लिया है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, आपने पढ़ा है इसके बारे में। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता जा रहा है और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। आप पढ़ते हो एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द अर्थ इन यूनिफॉर्म स्पीड। सो वो सर्कल में भी मूव कर रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ भी। तो उनमें कौन सा मोशन है, उस मोशन को नाम दोगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आपने मान लो उनकी स्पीड निकालनी है, जब भी आपको स्पीड निकालनी हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr/t। तो आपको पता है वैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस होता है उसको हम सरकमफेरेंस का नाम देते हैं। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। जो सर्कल के केस में डिस्टेंस आएगा वो सरकमफेरेंस के या पेरीमीटर के इक्वल होगा, जो आपका 2πr होता है। सो आपने फॉर्मूला वही लगाया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है, वो सर्कुलर डिस्टेंस है, जिसको आप 2πr ही लिखते हो। आर यहाँ पे रेडियस है, टी यहाँ पे टाइम टेकन है। यहाँ हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार ओवर थ्रू कर लेते हैं, आपको मैंने समझा रखी है पहले। देखो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट गिव्स द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इन टाइम t, कि कितनी वेलोसिटी एक्वायर करती है कोई बॉडी t टाइम में, ये हमें कौन देगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। आपने एक बॉडी ली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। सपोज इट इज सब्जेक्टेड ए यूनिफॉर्म एसिलरेशन a। हमने क्या लिया कि किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है u, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v, और वो एक यूनिफॉर्म एसिलरेशन के साथ मूव कर रही है t टाइम में। कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, उसकी फाइनल वेलोसिटी है v, उसका यूनिफॉर्म एसिलरेशन है a और उसका टाइम है t। तो आप एसिलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने समझा था, एसिलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। आप फिर लिखोगे एसिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। सो ए आ जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन में t। सो ए टी आ जाएगा आपका v माइनस यू। अब ये माइनस यू को आप लेफ्ट में लेके आओगे तो बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो इट इज़ गिवन दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन टाइम t। तो इसका क्या मतलब है कि कोई बॉडी s डिस्टेंस को कवर करती है t टाइम में, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u
और उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है ए। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हो, सबसे पहले हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी किसको बोला जाता है? मीन ऑफ वेलोसिटीज़। मीन ऑफ वेलोसिटीज़ इसको क्या बोला जाता है? एवरेज वेलोसिटी। सो मीन ऑफ वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। बेटा इसको ना ठीक करो एक बार। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी अपॉन में 2 आएगा। यहाँ पे आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे u प्लस वी अपॉन में 2, दैट मीन्स मीन ऑफ वेलोसिटीज़ इसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी, विच इज़ u प्लस वी अपॉन में 2। इसके बाद देखो हमने क्या करना है। इसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखो अगर एवरेज वेलोसिटी यानी कि अगर हम वेलोसिटी का ही फॉर्मूला देखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला या फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे ना इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल लगा रखे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल हो जाएगा या फिर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? विच इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आप एवरेज वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो, तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी ना ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का केस है, तो इस केस में वेलोसिटी और यानी कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने के कारण आप यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी लिख सकते हो, विच इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अभी मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के दिया था, विच इज़ u प्लस वी अपॉन में 2। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल की जगह पे हमने s लिखा, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हमने फॉर्मूला लगा दिया u प्लस वी इंटू यू प्लस वी अपॉन में 2, और टाइम की जगह पे हमने स्मॉल t लिखा। अब आपको देखो क्या दिख रहा है, यहाँ हमें ना ब्रैकेट के अंदर स्मॉल v दिख रहा है। इस स्मॉल v की जगह पे आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी आपने डिस्कस किया था कि v किसके इक्वल होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपने इसी v को किससे रिप्लेस करना है? u प्लस ए टी से। तो ब्रैकेट के अंदर देखो 2 u बन जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा u प्लस ए टी। यहाँ आपने क्या किया है? इस v को खोला है और v की जगह पे क्या लिखा है? u प्लस ए टी। सो आपका s किसके इक्वल आ गया? s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपॉन में 2, और इनटू में क्या चलता रहेगा यहाँ पे? टाइम। तो देखो इनटू में आपका टाइम ही चलता रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है? ब्रैकेट के अंदर आपको मिला 2u प्लस में ए टी अपॉन में 2, और ब्रैकेट के बाहर है टाइम। अब देखो ध्यान से, तो जो ब्रैकेट के बाहर का t है ना, इस ब्रैकेट के बाहर के t को आप अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 2u को t से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2ut, और जब आप at को t से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा at स्क्वेयर। तो ब्रैकेट में आपको मिल चुका है 2ut प्लस में at स्क्वेयर और डिवाइड में है 2। और इसको आगे का करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो 2 है नीचे डिनोमिनेटर में, आप 2ut को 2 से अलग डिवाइड करो और प्लस में at स्क्वेयर को 2 से अलग डिवाइड करो। तो देखो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल, दैट मीन्स आपको मिला ut प्लस में at स्क्वेयर बाय 2, या फिर आप क्या लिख सकते हो? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। इस तरह से आपने 2 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। s आपका आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। इसके बाद देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a है, और डिस्टेंस आपका क्या है यहाँ पे? s। तो हमने क्या देखा? अभी हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होती है, समझो उसको, विच इज़ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ी हुई है, विच इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से टाइम की वैल्यू को निकालो
और इस टाइम की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से टाइम की वैल्यू निकालो और इस टाइम की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करें। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और आपका t किसके इक्वल आ जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a। अब इस t किसके इक्वल आ गया, v माइनस यू अपॉन में a। इस t की वैल्यू को आपने पुट करना है एस वाली इक्वेशन में, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन थी वहाँ पे आपने t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू आपकी आई v माइनस यू अपॉन ए, जो कि आई है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसको पुट कर दो s वाली इक्वेशन में। सो ये था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो s इज इक्वल टू यू इंटू टी की जगह पे आएगा v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वेयर की जगह पे आएगा v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वेयर। आप दोनों को जब सोल्व करोगे तो नीचे आएगा 2a, और इसको सोल्व करके क्या आता है, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये था आपका आज का कंसेप्ट। इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, जो दिक्कत आएगी वो आप जूम क्लास में डिस्कस करो या आप कॉल करके भी प्रॉब्लम ले सकते हो। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।